टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो का शीर्षक है CFA। आई नो तुम लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बट आई मस्ट से व्हाट एन अमेजिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इट इज। मतलब जितनी इसकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। फाइनेंस की फील्ड में इसकी रिस्पेक्ट बोलो या इंटरनेशनली इसकी डिमांड बोलो, हर चीज में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऊपर है। बट आई मस्ट से कि हर किसी को पता नहीं होता इसके बारे में, तो डोंट वरी। माय नेम इज सारिद शर्मा और मैं आप सभी लोगों को खूब सारी, इनफैक्ट A to Z सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। सारे मन की बातों के भी जवाब दे दूंगा, डोंट वरी। और कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला है, जी भर के उसमें सवाल पूछना एंड आई विल बी मोर देन ग्रेटफुल टू आंसर यू ऑल। अच्छा जी, विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट कि CFA क्या होता है। इसके बेसिक से चालू करते हैं, जो कि आधे लोग गलत कर देते हैं, जैसे कि इसका फुल फॉर्म, इसे CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं, ना कि सर्टिफाइड। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट उसी तरह से होता है जैसे कुछ हमारे यहाँ पे इंडिया में कोर्सेज होते हैं, जैसे कि CA होता है, CS होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे CA की कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे ICAI, उनको वो अथॉरिटी देता है, CA के मेंबरशिप देता है। वैसे ही ICSI कंपनी सेक्रेटरीज को मेंबरशिप देता है। सेम वे CFA के लिए CFA इंस्टीट्यूट होता है, जिसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया, USA। यानी कि लोकल इंडियन डिग्री नहीं है, और बेसिकली डिग्री तो है ही नहीं, तो क्वालिफिकेशन है। इसीलिए इसको डिग्री से कभी कंपेयर मत करना, बिकॉज इट्स अ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। देखो यहां पे ना 3 लेवल है आपके पास, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इट्स लाइक योर नॉलेज, कि आपकी नॉलेज अगर लेवल 1 पे है, तो आप जब लेवल 1 क्लियर करते हो तो समझ आता है सामने वाले को कि आपको फाइनेंस का बेसिक नॉलेज पता है। लेवल 2 क्लियर करते हो तो सामने वाले को समझ आता है कि अच्छा आपको फाइनेंस का ठीक ठाक अच्छा नॉलेज हो गया है। और लेवल 3 जब आप क्लियर करते हो, मतलब आपको फाइनेंस की नॉलेज का बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है। तो इट्स लाइक जैसे कोडर्स अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं, सेम तरीके से फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन माना जाता है CFA। तो ये आम ऐसा कोई गूगल कोर्स नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत जाना माना होता है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा इसकी सैलरी पैकेज, तो आप अपने आप इसकी इंपॉर्टेंस जान जाओगे। अब थोड़ा बहुत समझ लो कि इसका अगर हेडक्वार्टर US में है, तो इंटरनेशनल इसकी अप्रोच कैसी होगी। देखो 20, 25, 50 कंट्री तो ऐसे हैं जो खुला खुला बोलते हैं कि हमारे देश में आओ और काम करो, हम तो आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि इंडिया, सिंगापुर, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे देश हैं जो इसको भर भर के अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और बहुत सारे देश इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी अपने देशों में अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो कम से कम आप ये मान लीजिए 160 देश हैं जो इस पूरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि आपको अच्छी फाइनेंस की नॉलेज है। ठीक है बेटा। अब जैसे कि इसको रिकग्निशन कैसे मिला है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये एक डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन होता है। क्लियर। अब इसकी वैलिडिटी क्या है, अगर आपने तीनों लेवल निकाल लिए तो आपको एक मेंबर बनना पड़ता है CFA का। तो आपको ना नाम के आगे CFA लगाने का कुछ ऐसा नेटफ्लिक्स जैसा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो इसकी थोड़ी सी वो विडंबना सी है कि अजीब सी बात है कि जैसे आप तीनों लेवल क्लियर कर लेते हो, अगर आपको CFA वाला नाम अगर लगाना है अपने सामने, तो आपको कुछ $160-180 देने पड़ते हैं। दैट इज अ लिटिल वियर्ड थिंग, बट हाँ ठीक है, इसका पार्ट है तो मुझे बताना पड़ा आपको। नाउ थोड़ा सा समझते हैं कि CFA को सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जा सकता है। जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है, उसे आप CFA का काम दे सकते हो। जैसे इक्विटी रिसर्च होती है, सिंपल भाषा में बोले तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई भी काम होगा या कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो इस इंसान को याद किया जाएगा। अगर जैसे कोई कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है, या कोई वेल्दी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ पैसा है, अब उनको थोड़ी पता उनका पैसा वो 1000 करोड़ 2000 कैसे बनेगा। तो 1000 करोड़ को 2000 करने वाला जो इंसान होगा वो एक CFA बंदा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स की बाय द वे लिमिट ही करोड़ों में होती है कि 1 करोड़ से तो इसकी इन्वेस्टमेंट चालू होती है, म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं होता है। तो ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बड़े बड़े, अब जैसे एक इंसान है जिसको मैं जानता हूं, तो 20,000 करोड़ का वो पोर्टफोलियो संभालता है। मतलब 20,000 करोड़ की जो वैल्यू है उसका पोर्टफोलियो वो संभालता है कि भैया 500 करोड़ इधर डाल दो, 1000 करोड़ इधर डाल दो, 1500 करोड़ इधर डाल दो, तो ऐसे करके वो पैसे बना के देता है। तो ये काम बेसिकली CFA का होता है। तो CA एक किंग है अकाउंटिंग और टैक्सेशन का, और वैसे ही CFA कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का एक बहुत ही जाना माना इंसान माना जाता है। तो अगर अकाउंटिंग करनी हो तो आप CA के अंदर जाइए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट या बहुत पैसे में इन्वेस्ट करना, स्टॉक करना है कि अगर आप चाहते हो, तो आप CFA के अंदर आ जाइए। नाउ जनरली व्हाट CFA डज, क्या करता है एक्चुअली में, ये पैसे को इन्वेस्ट करता है वाइजली। दूसरा,
आप कह सकते हो कि एनालिसिस करता है कंपनीज का कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना सही है, कौन सी कंपनी में लगाएंगे तो डूब सकता है पैसा। रिस्क मैनेजमेंट करता है, फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करता है, स्टडी करता है स्टॉक मार्केट को, पैसे को मैनेज करता है बहुत सारे लोगों के, है ना। और उसके साथ बिजनेस की वैल्यूएशंस निकालता है कि कितनी वैल्यू का बिजनेस है। कई बार लोग होता है ना, जैसे कि दो कंपनियां एक दूसरे को खरीदना चाहती हैं, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, तो कौन सा सही रेट लगाया जाएगा, तो वैल्यूएशंस तय करना, ये सारी चीजें दिमाग लगाना, बड़े बड़े दिमाग लगाना, तो ये सारे काम सीएफए का होता है, ठीक है। अब ये देख लो सीएफए किसको करना चाहिए, जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो, जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, जिसको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो, जिसको रिसर्च करना पसंद है और बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के पैसे को अगर हैंडल करना पसंद है, बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना पसंद है, तो उसके लिए बेस्ट कोर्स है। हाँ, अकाउंटिंग करना है तो ये नहीं, वो फिर सीए है, तो ये दोनों डिफरेंट काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑल्सो एक और मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर किसी को कम पैसे में कुछ ज्यादा कमाना है तो ये कोर्स नहीं है, ये कोर्स थोड़ा महंगा है दोस्त। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आप विलिंग है ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए तो ये कोर्स तो भैया मांगेगा आपसे पैसा। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। देखो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो आप जरा समझ लो। तो पहले लेवल 1 आपको क्लियर करना पड़ता है, फिर लेवल 2 आता है, फिर लेवल 3 आता है, फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर आपको एक सीएफए का चार्टर मिल जाता है, आप मेंबर बन जाते हो बेसिकली, ठीक है। तो 6 से 12 महीने लगते हैं आपको लेवल 1 निकालने में, सेम वे फॉर लेवल 2, सेम वे फॉर लेवल 3 एंड सेम वे थोड़ा सा आपको कुछ क्वालिफिकेशन करना पड़ता है अपने वर्क एक्सपीरियंस में। वो जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट ले आते हो तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो, अपने नाम के आगे सीएफए लगा सकते हो। अब सर वो क्राइटेरिया क्या है वर्किंग एक्सपीरियंस का, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड। चलो जी, अब आगे देखा सब्जेक्ट के अंदर क्या है भैया, तो सब्जेक्ट सेम है लेवल 1 लेवल 2 में, लेवल 3 में भी सेम है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो है वो लिमिट हो जाते हैं, मतलब वो नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, मतलब लेवल 1 में सारे सब्जेक्ट हैं, लेवल 2 में सारे सब्जेक्ट हैं, लेवल 3 में वही है लेकिन उनमें से कुछ नहीं है। तो वो आपने देख लिया यहाँ पे लिमिट लिमिट लिमिट, ये वाले जो नहीं आ रहे हैं जनरली, बाकी के बच्चे हुए जो है वो आते हैं। अब इसका प्रोपोर्शन जानना है कि सर प्रोपोर्शन क्या है, वैसे तो समझ लो, वैसे एथिक्स का मतलब क्या होता है, तो एथिक्स बेसिकली सीएफए के क्या रूल्स हैं, क्या कंडक्ट है, क्या बॉडी क्या समझाती है आपको कि सीएफए का काम क्या है, तो उसकी कुछ वैल्यूज होती है ना, तो वो एथिक्स में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे सर हैं ही, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले जो है वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स, अच्छा नंबर का बड़ा गेम है इसमें, तो आपको वैल्यूएशंस के साथ, नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। परसेंटेज, आप जब किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट को पढ़ोगे तो आपको मैथ्स वगैरह वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है, अप्लाइड मैथ्स वाला पार्ट है, थोड़ा आपको आना चाहिए इसमें। कॉर्पोरेट इशूअर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये कई सारे तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग लेवल पे, और इनका लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मैं इनका वेटेज बता देता हूं आपको। तो लेवल 1 पे जो आपने सब्जेक्ट्स देखे उसमें सबसे ज्यादा वेटेज ही एथिक्स को दिया है कि भैया सीएफए होता क्या है, उसके क्या रूल्स नियम कानून है, कैसा होना चाहिए सीएफए, तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं ना, उसको समझाने का वेटेज ही 17.5% है। तो पेपर का 17.5% हिस्सा जो है वो एथिक्स से आता है। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और ऐसे करके आप आगे देख सकते हो, ये लेवल 1 के अंदर होता है। इसका लेवल 2 में भी एथिक्स सबसे बड़ा पोर्शन लेता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अदर बड़ा पोर्शन लेता है। वैसे सेकेंड लेवल को कंसिडर किया जाता है तीनों लेवल का सबसे टफेस्ट लेवल, ठीक है, तो थोड़ा वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर लेवल 3 में जो सब्जेक्ट थोड़े कम हो जाते हैं उसमें से आपका पोर्टफोलियो, कंसल्टेंसी, एथिक्स वगैरह, ये सारे अच्छे खासे आपके जो है पार्ट लेते हैं। तो ये मैंने ना एक पाई चार्ट में आपको बता दिया कि इसका जो रेशियो है वो कैसा रहेगा, कितना कितना वेटेज इसका होता है हर एक सब्जेक्ट का। तो आप उस हिसाब से अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप वैसे कर सकते हो। अब किस किस को करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए, वो भी मैं बताता हूं आगे। हमारे पास लेवल्स के एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं वो समझ लो। लेवल 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 180 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 सेशंस में, मतलब 2 हिस्सों में 90 एमसीक्यू सेट्स आपको मिलेंगे 2 हिस्से के, और पेपर का टाइमिंग होगा 2 घंटा 15 मिनट, मतलब एक जो 90 क्वेश्चन होंगे वो आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। दूसरे सेक्शन के लिए आपको अगेन 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट तो आपके पास ये है। लेकिन आपके पास ऑप्शनल 30 मिनट का एक समय है। अगर आप वो 30 मिनट, 15-30 मिनट का समय रहता है, वो 30 मिनट का अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो इन दोनों सेट्स के बीच में ब्रेक ले सकते हो। अगर वो ब्रेक लेते हो तो 5 घंटे का मोटा मोटा आपका ये पूरा पेपर होता है। तो 5 घंटे में आपको पूरा 180 क्वेश्चंस क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब सर इसका कट ऑफ क्या होता है, तो बेटा एक चीज मैं बता दूं, कट ऑफ कहीं भी लिखा नहीं है। देयर इज नो कट ऑफ कि भैया 90 क्वेश्चन आपके सही होगा तो आप पार हो जाओगे। ये कट ऑफ सीएफए ही डिसाइड करता है, उसका इंस्टीट्यूट,
और वही जानता है इसका कट ऑफ कितना होना चाहिए। कई बार पेपर अगर ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ उससे कम हो जाता है, ठीक है, मतलब कट ऑफ की लिमिट क्या है वो वही जानते हैं। तो इसका सही तरह का प्रिपरेशन करने का होता है कि जितने आप सही कर सको उतना बेहतर। 180 क्वेश्चन है, 180 से क्वेश्चन सही कर दो, ये राइट तरीका माना जाता है प्रिपरेशन का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हाँ, इसका एक स्पेशल कैलकुलेटर आता है, मैं इनफैक्ट आपको बता भी देता हूं। वो स्पेशल कैलकुलेटर जो है, मैंने एक फोटो अपने फोन में रखी हुई है, अगर आप चाहो तो वो समझ लो। तो अलग टाइप के इसके कुछ कैलकुलेटर होते हैं, ना कि आपके नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह होता है। ये इन कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये जो कैलकुलेटर है ना, अजीब से आपको दिख रहे हैं, साइंटिफिक नंबर्स वगैरह वाले, तो ये कैलकुलेटर आपको दिखाए जाते हैं, इनको इस्तेमाल करना होता है। इसमें क्या होता है ना, एनविटी वगैरह ये सारे बटन्स होते हैं जो इनको आप इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही लेवल 2 आता है, लेवल 2 में आपको 88 क्वेश्चंस मिलते हैं एमसीक्यू, 22 आइटम सेट्स होते हैं। आइटम सेट्स क्या होता है, बेसिकली केस स्टडी होती है। अच्छा, ये लेवल क्यों टफ माना जाता है उसका मैं आपको कारण बताता हूं। ये तो नॉर्मल आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ना सीएफई का जो इंस्टीट्यूट है ना वो बहुत तगड़ा है। वो आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसा नहीं है कि आप कुछ रटो और याद करके आ जाओ और नंबर ले आओ, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसका कंसेप्ट जो है वो आपसे पूछेंगे और आप कैसे डिसीजन लोगे अगर आप इन्वेस्टर होते, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछता है। आपको एक केस रख देगा कि भाई साहब फलाना आदमी है, उसके पास 1000 करोड़ रुपए है, वो रिटायर होना चाहता है 60 की उम्र में, उसके पास 10 साल 15 साल बच्चे हैं अपने जीवन के, वो चाहता है कि उसका 1000 करोड़ 3000 करोड़ हो जाए, 2000 करोड़ हो जाए, लेकिन उसको रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना। उसको रिस्क है कि वो मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है और 2000 करोड़ बनाना चाहता है अपने 1000 करोड़ का। उसके पास 15 साल बचे हुए हैं, कुछ कुछ ऐसी कंडीशन दे देगा और बोलेगा ले भैया आंसर कर। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि भैया जो ये मिस्टर जो भी आदमी है उसका रिस्क कैपेबिलिटी कितना है, तो आप बोलोगे भैया मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है। फिर उससे मिलता जुलता सवाल जो होगा नेक्स्ट, वो दूसरा होगा कि आप बताइए अब आपके हिसाब से आप कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करोगे। आप अगर इन्वेस्टर हो, आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप कहां इन्वेस्ट करोगे, तो आप अपना दिमाग लगाओ। आपने जितना पढ़ा लिखा, जितने सब्जेक्ट सीख रहे हो उससे दिमाग लगाओ और बताओ आपके हिसाब से क्या होगा। तो आपको रियल लाइफ क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा रियल लाइफ अपने हिसाब से आंसर करो। दिस इज व्हाट मेक्स द पेपर a little more difficult and different from other Indian papers, ठीक है। इसमें भी आपको सेम वही 2 सेट मिलेंगे, फिर 2 घंटा 12 मिनट का समय मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। वही आप 4 घंटा 30 मिनट ही मान लो ऑलमोस्ट, वैसे तो नहीं मान सकते, 6 मिनट का कम समय इसमें, तो वही 30 मिनट का ब्रेक रहेगा और वहीं पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड कैलकुलेशन इज अलाउड विद द अप्रूव्ड कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर होता है। लेवल 3 में यहां पर आपके पास 2 चीजें, 11 के आइटम सेट्स होंगे, 22 क्वेश्चंस होते हैं, 11 आइटम सेट। अगेन वही केस स्टडी होती है, रियल लाइफ बेस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस का मतलब होता है, क्या होता है कि आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना तो आप क्या करोगे, पूरे समरी को एक निष्कर्ष में छोटे से समरी के, मतलब पूरी केस स्टडी को एक छोटी सी समरी में कंक्लूड कर दो अपने हाथों से लिखकर। तो इसमें सब्जेक्टिव तरीके से भी आप लिख सकते हो कि भैया ये फलाना आदमी है, इसको अपना पैसा जो है डबल करना था इतने समय के अंदर, तो ये काम करेगा तो इसका हो जाएगा। तो आपको क्या ना रिस्पॉन्स लिखना है, एक केस स्टडी को एक छोटी सी समराइज तरीके में आपको रिस्पॉन्स लिखना होगा। तो इसके अंदर ये ऐसे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यू भी होता है, समझ गए। तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा और एमसीक्यू भी, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसमें भी 2 सेट होता है, 2 घंटा 12 मिनट का कुछ रहता है, मतलब 4 घंटे 24 मिनट, 2 पार्ट में रहेगा तो 4 घंटे 24 मिनट और वही 30 मिनट का समय, नो नेगेटिव मार्किंग और वही कैलकुलेशन आपका उसी कैलकुलेटर से चलता है। तो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो। अब आ जाते हैं पासिंग परसेंटेज पे दोस्त। तो पासिंग परसेंटेज की बात करें ना तो मैं आपको ना एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं, शायद आपको उस चीज को बेहतर समझने में आसानी हो। देखो दोस्त, जब मैं बात करता हूं एक बड़े से इस लूप की, तो इस बड़े से लूप में समझना कि इस बड़े से लूप को मैं बोल रहा हूं कि भैया यहां पे 100 बच्चे थे, ये 100 बच्चे हैं, ठीक है। इन 100 बच्चों के साथ क्या होता है इन 100 बच्चों के साथ क्या होता है दोस्त, 100 बच्चे पहले लेवल 1 का एग्जाम देते हैं, जिसमें से जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं वो मात्र बहुत छोटे से या कम लोग होते हैं, जिसके बारे में अगर मैं कहूं तो वो होगा कि मात्र ये मान लीजिए आप कि 40 ही लोग होते हैं, 40 ही लोग होते हैं, मतलब 40% बच्चे होते हैं जो कि इसका पेपर निकाल पाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 40 बच्चे होंगे जो इसका पेपर निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर अगेन ये लेवल 2 पे आ जाते हैं, लेवल 2 पे 40% बच्चे पहुंचे। अब लेवल 2 पे
क्या होता है, लेवल 2 पे एक और छोटा सा पोर्शन क्लियर होता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये वो पोर्शन है जहां पे इन 40 बच्चों में से सिर्फ 18 बच्चे पहुंचते हैं जो लेवल 3 का एग्जाम लिखने के लिए रहते हैं, लेवल 3 के लिए सेलेक्ट होते हैं। मतलब इन 40 बच्चों में से वो सिर्फ 18 बच्चे हैं जो लेवल 3 का एग्जाम लिखेंगे, ठीक है। और ये वो बच्चे जो लेवल 3 का एग्जाम लिख रहे होंगे। अब इनमें से भी जो फाइनली सीएफए का एग्जाम लिखकर पास हो पाते हैं, वो सबसे छोटा सर्कल होता है। अरे बन ही नहीं रहा है तो सर्कल इतना छोटा है ना। इनसे भी छोटा सर्कल होता है जो कि बेसिकली क्या बताता है, मतलब इतना छोटा सर्कल की जो बन भी नहीं रहा था। तो इसमें आप ये मान लीजिए मोटा मोटी भैया 8 से 9 लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में सीएफए बन पाते हैं। तो अगर आप इस चीज को बस ऐसे देखोगे ना कि लेवल 1 का सीए लेवल 1 पे अगर आप देते हो तो सिर्फ 40% लोग ही पास होते हैं, लेवल 2 पे जाओगे तो 40 to 45% लोग पास होते हैं, लेवल 3 पे जाओगे तो 50% लोग पास हो जाते हैं। तो इट्स नॉट दैट ये वो 18 बच्चों में से 50% लोग पास हो रहे हैं। हर लेवल पर नंबर कितना कम होता जा रहा है ये आप समझो। ये लोग हैं जो सीएफए बने हैं, ठीक है। ये है इस एग्जाम की टफनेस, ये इसको बताता है। नाउ डराना मेरा काम नहीं, लेकिन मेरी असली पिक्चर बताना मेरा ड्यूटी है। दिस इज व्हाट सीएफए इज। और इसीलिए ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये इसकी सप्लाई को बढ़ाते ही नहीं है मार्केट में। अगर हर कोई सीएफए हो जाएगा तो सीएफए की वैल्यू कहां बचेगी। तो हर कोई नहीं होता है, बहुत सारे लोग लेवल 1 के बाद लेवल 2 करते ही नहीं है, लेवल 2 निकाल लिया लेवल 3 नहीं निकालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस दुनिया में सीएफए का चार्टर रखते हैं। शायद 2 लाख लोग के आसपास ही है, ठीक है, पूरी दुनिया में, इनफैक्ट नॉट इंडिया में 2 लाख लोग के आसपास है ना। इसकी फीस क्या है, तो 2026 के हिसाब से बोलूं तो अगर अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करते तो नहीं होता, अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाने वाली बात, तो $1140 की लेवल 1 ले लो, लेवल 2 ले लो, और लेवल 3 की $1240, मतलब $100 और बढ़ा दी जाती है। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की डॉलर्स में फीस होती है क्योंकि यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ये अर्ली अगर आप रजिस्टर कर लेते हो एग्जाम से 6 महीना पहले, तो आपको ना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि 6 महीने पहले अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको अटेम्प्ट भी फिल करना पड़ता है कि भैया 6 महीने बाद मेरा एग्जाम होगा, मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं अभी से फॉर्म भर देता हूं। तो आपका पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, पर आपका अटेम्प्ट आ जाएगा तो आपको श्योरिटी के साथ पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये सस्ता कोर्स नहीं है, पहले ही बताया था आपको मैंने। अगर आप लेट डिसाइड करते हो कि यार मेरी प्रिपरेशन हो गई, मैं तुरंत से फॉर्म भर देता हूं और पेपर दे देता हूं, तो ऐसे में आपको 1490 और 1590, अगेन वही $100 बढ़ जाते हैं। अब सर डॉलर्स की बात जब आती है ना तो हमें इंडियन रेट्स बताओ आप, देसी भाषा में समझो दोस्त। अगर मैं तीनों लेवल का टोटल कर दूं तो तीनों लेवल का टोटल आ जाता है बेटा 3520 टोटल आ जाता है इसका। 3000 कितना 820 है, सॉरी है ना, नहीं 520, $3520 ये इसका टोटल है। और इसका टोटल क्या है दोस्त, इसका टोटल है 4570, तो ये हो गया $4570। ये टोटल मैं सारे के एक साथ ही बता रहा हूं टोटल करके, ठीक है। फिर आप इसमें जीएसटी लगा दो 18%, तो 633 और 822 जीएसटी आ जाएगा डॉलर्स में। फिर इसका, क्योंकि अब इंडियन करेंसी, इंडियन भी इनकम टैक्स लेगा ना आपसे, फिर उसके बाद आपका पास टोटल जो आएगा वो ये वैल्यू आएगा। फिर अब डॉलर्स टू इंडिया का, इंडिया से रुपीस में पेमेंट करोगे तो भाई कन्वर्जन चार्ज भी तो लगेगा, तो कन्वर्जन चार्ज कितना होगा, 2 से 5% के आसपास मान लो, 2, 3, 4, 5% के आसपास मान लो, तो वो लगेगा। तो वो लग के भैया आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, आप ये मान लो कि ये रेंज है इसकी, ये इसकी रेंज है $5,500 से $5,600 के आसपास होगा। 4250 से लेके 4350 तक के आसपास की रेंज में होगा। तो कहीं ना कहीं 4 लाख से 4.5 लाख रुपए लगेंगे, और ये 5 साढ़े 5 लाख के बीच में लगेंगे आपके, मतलब 5 साढ़े 5 लाख आप मान के चलो, या 4 साढ़े 4 लाख मान के चलो, अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हो या लेट रजिस्ट्रेशन करते हो। लेट करोगे तो लाख रुपए का फर्क है, जल्दी करोगे तो लाख रुपए का फर्क है। 4 लाख में हो जाएगा, नहीं तो 5 लाख में होगा। 4 साढ़े 4, 5 साढ़े 5 लाख रुपए का फर्क है दोनों में। अब एक केस समझना, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे रहा हूं ऑलरेडी, दिस इज वन टाइम फी, मतलब अगर फेल हो गए तो रीपेमेंट करना पड़ेगा। सर मतलब क्या, एक अटेम्प्ट में अगर 1.5 लाख रुपए का फॉर्म है तो फिर से 1.5 लाख देना पड़ेगा फेल हो गए तो? यस,
यही इसकी सबसे बड़ी बात है। तो मैं यही बोल रहा था कि जो लोग सस्ते में कोर्स करना चाहते हैं, इट्स नॉट फॉर देम। ये वही कर सकते हैं जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। और ये महंगा होता है ना, तो शायद इसका एक हल्का सा प्रो ये मैं मान सकता हूं कि आदमी जो भी जाएगा ना, सीरियसली जाएगा, कोई भी मजाक करने तो नहीं घुसेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, अगर आप एक सीएफ हैं तो इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि आपने एक तो बहुत पैसा लगाया है और आप बहुत दम वाले इंसान हो, तभी आप इस फील्ड में आए हो। आप में रिस्केबिलिटी अच्छी है, तभी आप इसमें घुसे हो। भाई 1.5 लाख रुपए का पेपर है यार, आप फेल हो गए, फिर से देना पड़ेगा, कोई आम आदमी थोड़ी हो आप। तो वैसे ही आप बहुत तगड़े आदमी हो ऑलरेडी, तो इसके लिए ना इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? तो देखो, सीएफए के इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाओ, एक अकाउंट क्रिएट करो, उसमें अपने एग्जाम विंडो पे जाओ, उस पे जाके आप अपनी पे करो फीस को, उसके बाद टेस्ट का सेंटर शेड्यूल करो, है ना, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पेपर देके आ जाओ। तो बेसिक प्रिपरेशन जो कोर्स होता है वो यही होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ इसकी जो सैलरी है, अब ये तगड़ी चीज है, यहां ध्यान रखना, जैसे ही आप पहला लेवल यानी कि एंट्री लेवल निकालते हो, यानी लेवल 1 अगर आपने निकाला है दोस्त, अगर आपने लेवल 1 निकाला है तो आप 5 से 10 लाख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेवल 2 विद अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको, तो आप 10 से 20 लाख कमा सकते हो। और लेवल 3, ये देखो लेवल 1 मतलब आप कॉलेज में ही हो, कॉलेज जस्ट किया आपने, तो कॉलेज की डिग्री के भरोसे नहीं, सीएफए के लेवल की वजह से आप 5 से 10 लाख कमा सकते हो। लेवल 2 के बेसिस पे 10 से 20, और अगर आप लेवल 3 की बात करूं मैं, तो लेवल 3 पे आप 20 से 40 45 प्लस आप कमा सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा ना इस पे आपकी कैपेबिलिटी भी काम करती है कि आप कितना ज्यादा सीख रहे हो और आपने कितनी नॉलेज गेन करी है, आपकी रिसर्च करने की एबिलिटी कितनी ज्यादा है, उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो। और लेवल 3 के बाद आपने कितना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, आपने कितने लोगों के पैसे हैंडल कर रखे हैं, आपने कितना अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करी है। देखो क्या है ना, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की सक्सेस किस तरीके से गेन करी जाती है, क्या उसने कितने ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन करे। सेम में आपकी भी सक्सेस ऐसे ही जानी जाएगी, आपने कितने लोगों का पैसा डबल करके दिया, कितना आपने रिस्क मैनेजमेंट किया, कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप संभालते हो, उतना आपको पैसा मिलेगा। 40 लाख सीनियर लोगों को, 1 करोड़ के ऊपर तो फिर आप कोई लिमिट ही नहीं है दोस्त। मतलब मैं आपको अगर लेजिट एक बात बताऊं, अगर आपने एक भी कंपनियों को आईपीओ पे लिस्ट करा दिया ना, मैं बता रहा हूं आपकी 3 पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। इतना पैसा कमा सकते हो आप, इतना पैसा होता है। मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ जितना कमाना है कमाओ, आपके ऊपर है दोस्त, इट्स नो एंडिंग, नो एंड। तो हाँ, अब मैं बता रहा था आपको क्राइटेरिया कि वर्किंग एक्सपीरियंस का क्या क्राइटेरिया है। तो 4000 घंटे 36 महीनों के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब 3 साल के अंदर आपको 4000 घंटों का काम करना होगा, नंबर जिसको आप प्रूफ कर सकोगे। और वो क्या होना चाहिए, ये आप कभी भी कर सकते हो, सीएफए पूरे 3 लेवल क्लियर करने के बाद और क्लियर करने से पहले कभी भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 3 साल के अंदर आपको करना होगा। ये 4 घंटे से टुकड़ों में मत बता देना कि 5 सालों के अंदर 4000 घंटे काम किया। 3 सालों के अंदर आपको प्रूव करना होगा। और कहां पे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर काम किया, किसी ऑडिट के अंदर काम कर लिया, कई भी ऐसी जगह आपने काम किया जो फाइनेंस रिलेटेड फील्ड है, तो आपको माना जाएगा, ठीक है। फॉर द चार्टर द एक्सपीरियंस शुड बी रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस और सपोर्टेड, कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप अपना एक्सपीरियंस शो कर पा रहे हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो, अब सीएफए के लेवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्त, बहुत सिंपल है। अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो बेस्ट है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन हो लेकिन आपके ग्रेजुएशन होने में 23 महीने से कम बचा हुआ है मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपका फर्स्ट ईयर डन हो गया है तो अगले 2 साल में, 2 साल ही बचे, मतलब फर्स्ट ईयर डन हो गया, मतलब आप बीकॉम या बीबीए कर रहे हो तो 2 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाने वाला है। तो 2 साल मतलब 24 महीना होता है ना, तो मोटा मोटी मान लो 23 महीने के अंदर अंदर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर के 2-3 महीने बाद आप एलिजिबल हो सीएफए 1 लेवल देने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यही बोलता है कि अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो तो आप आसानी से दे सकते हो, या फाइनल ईयर के अंदर हो तो आप आसानी से एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको 36 महीने बचे अभी ग्रेजुएट होने के लिए। तो 23 महीने के अंदर आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। हाँ, नो डिग्री कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आपने 4000 घंटे काम कर रखा है, किसी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, वही वाली जो मैंने बात बताई आपको, 3 साल के अंदर आपने किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर काम किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल कहलाओगे, ठीक है बच्चे, समझ आया। अब बेसिक सवाल क्या है, क्या सीएफए एक डिग्री है? नो, इट इज अ ग्लोबल सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट अ डिग्री, ठीक है। क्या ये कॉमर्स साइंस आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं? अरे कोई भी कर सकता है, एवरीवन इज अलाउड,
एवरीवन इज वेलकम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस फाइनेंस की फील्ड के अंदर पैर रखेंगे तो आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। नहीं भी है तो सीख लो। फिर मैथ्स कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए, मतलब इसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपको नहीं आती सीख लो, कोई बात नहीं, कर लो भैया, बढ़िया है, हो जाएगा आपसे। इज सीएफए बेटर देन सीए? देखो दोनों बहुत अलग चीज है। डॉक्टर इंजीनियर से बेहतर होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग है। सीए और सीएफए का काम अलग होता है दोस्त। सीएफए का काम है पूरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो सीए को इतना नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि वो रिसर्च नहीं कर रहा होता है। ऑल्दो फाइनेंस की नॉलेज उसे होती है, पर वो थोड़ा टैक्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ये इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, बड़े बड़े वेल्दी लोगों का पैसा हैंडल करने के अंदर, तो वो काम में सीएफए लोग इन्वॉल्व होते हैं। दोनों बहुत अलग होते हैं, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, सीएफए विद कॉलेज, अच्छा सीए इंडिया का होता है, सीएफए ग्लोबल होता है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। कैन आई डू सीएफए विद कॉलेज? बिकॉज एब्सोल्युटली कर सकते हो, मैंने बताया सेकंड ईयर के अंदर अगर आप हो तो आप उसको कर सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते आप। दूसरा, सीएफए वर्ल्ड वाइड वैलिड है भैया, 160 कंट्रीज के अंदर इसकी वैलिडिटी है, तो आप जहां जाना चाहो, इनफैक्ट जिन लोगों को दुनिया देश घूमने का बड़ा मन होता है वो लोग के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि वो लोग तो बहुत अच्छे से इस डिग्री को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो कॉमन होते हैं उनके जवाब दे दिए। अगर कुछ रह गए हो कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल आने दीजिए सवालों के सवाल और जवाब में देता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल and share it with someone who may need it. Thank you so much everyone.